अच्छा, बुक रेडी है? आप लोगों में से काफी बच्चों ने ले भी ली है। मुझे नवाज भाई ने कहा जिनका नहीं है बेटा वो कल की क्लास से बुक यूज होगी यहाँ क्लास में मीटिंग। बेटा लिख लिया? हाँ, लिख लिया। मैंने आपको कल कहा था कि हमने जो अल्टीमेटली स्टार्ट करना है ना, जो हमारा मकसद है वो है कंसोलिडेशन। वो क्या है? बस मैं आज की क्लास कंसोलिडेशन तक पहुंचने का एक जरिया बना रहा हूं, सही है? क्योंकि कुछ लोगों को कंपनी अकाउंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता, तो मैं वो कंपनी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, सही? तो इंशाल्लाह अल अजीज नेक्स्ट मीटिंग से, या हो सकता है आज की मीटिंग के एंड में कुछ 5-10 मिनट कंसोलिडेशन की बात कर लेंगे। अब आप सब इतना जानते हैं कि 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल ट्रेडर, वन मैन ओन बिजनेस, याद है? एक होता है पार्टनरशिप, जो कि जिसमें जिंदा इंसान के बच्चे होना जरूरी है, जिंदा इंसान के बच्चे होना, इंसानों के बीच में होती है पार्टनरशिप, याद है? और एक से जायद होंगे भाई, ठीक है? 2 होंगे, 3, 4, 5, राइट? फिर एक तीसरा बिजनेस होता है जिसको हम बोलते हैं, तीसरी फॉर्म होती है लिमिटेड कंपनीज। कौन सी होती है? लिमिटेड कंपनीज। आप लोगों में से कुछ बच्चों को बचपन में इस तरह पढ़ाया गया था, मैंने खुद पढ़ाया कुछ लोगों को, कि लिमिटेड कंपनी को समझना है तो एक मुल्क को समझ लो, लिमिटेड कंपनी को समझना है तो एक मुल्क को समझ लो। यहां देखो, इधर देखो बेटा, ये कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसके असली ओनर्स कौन है? ये मुल्क किसका है? हमारा है बेटा, हम लोग ओनर्स हैं, पब्लिक, जनता, अवाम। इस मुल्क के ओनर्स कौन है? पब्लिक, अवाम, ऐसा ही है। इसी तरह लिमिटेड कंपनी के ओनर्स होते हैं उसके शेयर होल्डर्स। लिमिटेड कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? उसके शेयर का लफ्जी तर्जुमा हिस्सा। शेयर का लफ्जी तर्जुमा क्या है? तो जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं उसका कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा है, उसका कंपनी की ओनरशिप में क्या है? तो रिपीट भाई, कंट्री के ओनर्स कौन होते हैं? पब्लिक, अवाम। बेटा हम लोग इस मुल्क के ओनर, हमारा मुल्क है। इसी तरह लिमिटेड कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? अच्छा, ये मुल्क का कंट्रोल किसके हाथ में? गवर्नमेंट। किसके हाथ में? और गवर्नमेंट को इलेक्ट हमने ही वोट दे दे के किया था, याद है? हाँ, लास्ट ईयर, हाँ जी। तो इसी तरह कंपनी का कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। किसके हाथ में होता है? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करते हैं? शेयर होल्डर्स। तो आप बिल्कुल आमने सामने देख लें, यहां लिखा है कंट्री, यहां लिखा है कंपनी, यहां लिखा है कंट्री, यहां लिखा है कंट्री के ओनर्स पब्लिक,
कंपनी के ओनर्स, शेयर होल्डर्स। एक मिनट, कंट्री का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, और इस गवर्नमेंट को कौन लोग अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स, याद है? सॉरी, गवर्नमेंट को पब्लिक, जबकि कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। कौन? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। सही है। अब मैं हल्का सा आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इशारा दे दूं। अब देखो, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो यहाँ कहीं बैठे हुए हैं। हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग शेयर होल्डर्स हो, आप लोगों ने कंपनी के शेयर्स दिए हुए हो, ऐसा ही है? हाँ, तो आप लोग यहाँ बैठे हुए और आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, आप लोग ओनर हो, आप लोग ओनर हो किसी कंपनी के, आईसीआई के लेटेस्ट से आप लोग ओनर्स हो। तो आप जानना चाहोगे ना कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, आप लाजमी जानना चाहोगे आपकी कंपनी में क्या हो रहा है। तो कंपनी लॉ में ये बात लिखी हुई है कि लिमिटेड कंपनी पर ये मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है कि कम से कम वो साल में एक बार, कम से कम वो साल में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं और एक्सटर्नल वर्ल्ड को भिजवाएं, एक्सटर्नल वर्ल्ड को भिजवाएं। ये चीजें एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम इस पेपर में पढ़ रहे हैं। हाँ, और एक और अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सी पढ़ते हो? वो तो घर की अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट पर यूनिट और ये सब चीजें निकालनी होती हैं, याद है? हाँ जी। एक मैं तुम लोगों को एक चीज ये बताता हूँ, शायद तुम लोगों ने ऑब्जर्व की हो अपनी पिछले 6-8 महीने 10 महीने में, ये चीज शायद तुम्हें ये नजर आई हो, तुमने ये ऑब्जर्व की हो। मैं बोलता हूँ आप लोगों को याद आ जाएगा। आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्स में इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, और कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्स में भी टीचर्स आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ाते थे एब्जॉर्प्शन मार्जिन की, याद है? बताओ क्या फर्क होता था? एक बहुत बड़ा फर्क होता था दोनों में। इन सबसे बढ़कर भी एक फर्क होता था जो बड़ा होश में रह के बंदा उस फर्क को देख सकता है। वो एक फर्क होता है हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इनकम स्टेटमेंट में और कॉस्ट अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट में। बहुत नहीं, मैं बोलूं याद आएगा। मैं बोलता हूं आपको याद आ जाएगा, देख लो ना, याद करो। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर टीचर आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पढ़ाते हैं ना, तो उसमें हर चीज टोटल होती है। सेल्स टोटल, ओपनिंग स्टॉक टोटल, एक नंबर होता है, परचेजेस टोटल, कभी भी पर यूनिट कॉस्ट उसमें डिस्क्लोज नहीं हुई होती। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग एब्जॉर्प्शन मार्जिन का पीएनएल जब आपको टीचर्स ने पढ़ाया है, हमेशा सोचना उसमें पर यूनिट चीजें गिवन होती हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट अलग से गिवन होती है, कॉस्ट पर यूनिट। ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट पर यूनिट ये अंदर का सीक्रेट है, ये अंदर के बंदों के बीच में तो सही है, लेकिन ये अवाम और नास को डिस्क्लोज। तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के अंदर कभी भी पर यूनिट चीजें नहीं डिस्क्लोज होंगी, वो तो अपना अंदर का सीक्रेट है ना यार, नहीं समझ रहे? ओ भाई एक मिनट, एक काम करना, आज एक मिनट, आज अभी क्लास एंड हो ना, तो यहाँ एडमिन पे चले जाना और बोलना कि आप लोगों ने अगर एक पेपर की सेलिंग प्राइस इतनी रखी है ना, कुछ जो भी आप लोगों से प्राइस चार्ज की जा रही है, तो बताओ एक बच्चे की कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है घर में? अंसार भाई बोलेगा भागो यहाँ से, क्या बात कर रहे हो, ये तो हमारे अंदर का सीक्रेट है यार, ये हम थोड़ी डिस्क्लोज कर सकते हैं कि एक बच्चे की कॉस्ट हमें घर में कितने की पड़ती है, नहीं समझ रहे? ये थोड़ी डिस्क्लोज होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पीएनएल में ये चीज नजर आ रही होती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पीएनएल में ये चीज कभी नजर नहीं आती। सोचना हमेशा, जितनी बार भी पढ़ा है आपको ये चीज फील होगी, पक्का? अब अगली चीज, ये जो कंपनी के यहां मैंने एक वर्ड लिखा है ना, क्या? शेयर होल्डर्स। तो अब शेयर होल्डर्स कितने टाइप के होते हैं, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पहला और सबसे अहम तरीन शेयर होल्डर कौन होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी, अब आज के बाद कोई भी तुम्हें यूं बोलेगा ना ऑर्डिनरी शेयर होल्डर क्या है, तो बस एक लाइन, रियल ओनर्स ऑफ कंपनी, ये कंपनी के असली मालिक है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर दी रियल ओनर्स, मालिक मालिक मालिक। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का वर्ड आया, अगले ही सेकंड में जहन में एक आवाज आएगी, मालिक मालिक मालिक, ओनर ओनर ओनर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, रियल ओनर्स ऑफ द, दे हैव गॉट वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं एजीएम में। एजीएम मींस एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ये लोग वोट दे दे के डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, ये सब इलेक्ट करते हैं। हाँ, अगर तुम्हें याद हो, एक मिनट, कल मैंने जिन्होंने इंट्रोडक्शन अटेंड किया था, तो कल मैंने कंसोलिडेशन की हल्की सी बात बताई थी कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 50% प्लस शेयर्स खरीदती है, याद है, कंट्रोल का, तो वो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। कौन से होते हैं? क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स में मलकियत छुपी हुई है, ऑर्डिनरी शेयर्स में ओनरशिप और ऑर्डिनरी शेयर्स में मलकियत छुपी हुई है, राइट? तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, ये लोग मालिक हैं। ये लोग कौन है? अब एक सवाल है, एक आम आदमी, ये आम आदमी क्यों किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदेगा? क्यों अपना पैसा किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा? जवाब दो रीजन। कितने रीजन है? नंबर 1 कैपिटल गेन। नंबर 1 क्या है? पहला रिटर्न मिलता है, कैपिटल गेन। सर ये क्या होता है? सुने बेटा, आज अगर मैं स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदूं 10 रुपए का, हाँ, और एक हफ्ते बाद 12 रुपए का बेच दूं ना, तो ये जो 2 रुपए का टॉप लगा है, दिस 2 रुपए का टॉप इज कॉल्ड कैपिटल गेन, दिस 2 रुपए का टॉप इज कॉल्ड। तो एक आम आदमी ऑर्डिनरी शेयर्स इसलिए भी खरीदता है क्योंकि ताकि उसको कैपिटल गेन हो, और दूसरी वजह ऑर्डिनरी डिविडेंड। दूसरी वजह क्या है?
सर ऑर्डिनरी डिविडेंड क्या है? सुकून से सोचें। आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, हाँ, आप कंपनी के ओनर बन गए। अब कंपनी पूरा साल जो कमाती है ना, कंपनी पूरा साल, तो ईयर एंड पर डायरेक्टर्स देखते हैं कि कंपनी को इतना नफा हुआ है ना, तो वो कुछ प्रॉफिट बांट देते हैं, कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांट देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिविडेंड। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब एक आम आदमी नॉर्मली कितने रीजंस की वजह से काम इन्वेस्ट करता है? एक कैपिटल गेन और दूसरा, अब एक शॉर्टकट बात सुनो, ये नॉलेज के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान की जो मार्केट है ना, उसमें नॉर्मली लोग पहले पॉइंट के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल गेन। हमारे यहाँ इतना डिविडेंड देने का रिवाज, हमारे यहाँ की जो पाकिस्तानी कंपनीज है वो इतना ज्यादा डिविडेंड देने का रिवाज नहीं रखती, तो ज्यादातर हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किस पर्पस के लिए होती है? कैपिटल गेन। अब अगली चीज सोचना, और बिल्कुल लॉजिकल बात है, सर क्या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है क्या वो फिक्स होता है? क्या वो नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्यों फिक्स नहीं होता? क्योंकि ये लोग मालिक हैं। ये लोग कौन है? एक सेकेंड होल्ड। अगर मैं आज इस इदारे का ओनर हूं, सामने देखें, अगर मैं इस इदारे का ओनर हूं तो क्या मैं यहां से फिक्स लेके जाऊंगा? नहीं। अगर 1000 स्टूडेंट्स होंगे तो अलग मेरी इनकम होगी, 500 पे अलग होगी, 300 पे, हर एक पे अलग होगी ना यार, नहीं समझे? तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जब ओनर्स हैं तो उनको फिक्स नहीं मिल सकता। फिक्स तो ये डायरेक्टर्स की मर्जी है, एक मिनट, कि इनको $10 पर शेयर का डिविडेंड दें, $2 पर शेयर का डिविडेंड दें, या ना दें, या ना दें और कई सालों तक ना दें, ना दें और कई सालों तक। तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क है कि इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर ओनरशिप है, इसके अंदर वोटिंग राइट्स हैं, इसके अंदर ओनरशिप है और इसके अंदर क्या है? तो आज के बाद कभी भी कोई आपके सामने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का नाम ले तो जहन में अगली आवाज आएगी, मालिक 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 मालिक। सही है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स। हाँ, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ये आम आदमी क्यों इन्वेस्ट करता है? कैपिटल गेन और पक्की बात, पक्की बात। अब अगला नाम है, वैसे ये इस वक्त हमारे कंसोलिडेशन में ये नाम काम नहीं आएगा, मैं सिर्फ इसको भी हल्का सा इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहा हूं। अच्छा एक और बात बताऊं, कंपनी अकाउंट्स एक बार फिर हम पढ़ेंगे, पूरा तफसील वाला जो कंपनी अकाउंट्स होगा अलग होगा। अभी हम सिर्फ इस हद तक पढ़ रहे हैं कि हम कंसोलिडेशन कर सकें। किस हद तक पढ़ रहे हैं? अगला नाम क्या है? प्रेफरेंस। क्या नाम है बोलो? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। प्रेफरेंस का लफ्जी तर्जुमा क्या होता है पता है? तरजीह, तरजीह देना। प्रेफरेंस का लफ्जी तर्जुमा क्या है? तो जनाबे वाला, इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यों बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको ऑर्डिनरी पर प्रेफर किया जाता है। इनको ऑर्डिनरी पर, इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको ऑर्डिनरी पर क्या किया जाता है बेटा? प्रेफर किया जाता है। बच्चे ने कहा कब कब? मैंने कहा सुनो, पहला मौका होता है डिविडेंड का। पहला मौका क्या है? जो बातें मैं बता रहा हूं ये कंपनी लॉ में लिखी हुई है, सुने। कंपनी लॉ ये कहता है कि जब तक आप प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड ना दे दो, आप ऑर्डिनरी वालों को 1% का डिविडेंड नहीं दे सकते। यानी डिविडेंड जब भी दिया जाएगा पहले किसको दिया? फिर उनको दिया जाएगा, पहले इनको फिर, पक्का। नंबर 2, इन द इवेंट ऑफ डेथ, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी दुनिया से प्यारी होगी ना, अल्लाह के पास गई, खत्म हो गई कंपनी, खत्म हो गई, सुने यहां, तो उस वक्त क्या होगा? पहले पैसा जिनसे लोन लिया हुआ है उनको वापस करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और सबसे एंड में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। सबसे एंड में किसको? क्योंकि ऑर्डिनरी वाले मालिक हैं। ऑर्डिनरी वाले कौन है? एक सेकंड लॉजिकल चलो, छोड़ दो कंपनी, इधर देख के लॉजिकल सोचो। अगर मैं आज इस इदारे का ओनर हूं और ये इदारा मैं खत्म करता हूं, तो पहले मैं कर्जदारों के कर्जे चुकाऊंगा ना, हाँ, और फिर एंड में अगर करोड़ों बच गए तो करोड़ों मेरा, कुछ भी नहीं बचा तो कुछ भी नहीं मेरा। यही तो ओनर है और यही रिस्क है, यही बिजनेस का रिस्क है। हाँ, तो फिर बोल रहा हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको ऑर्डिनरी पर प्रेफर किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेफरेंस का मतलब तरजीह देना। प्रेफरेंस का मतलब इनको ऑर्डिनरी पर तरजीह दी जाती है। किन मौकों पे? दो मौके हैं, एक डिविडेंड का, एक क्या है? डिविडेंड का, कि जब तक प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड नहीं दोगे, ऑर्डिनरी को 1% का डिविडेंड। और दूसरा मौका क्या है? लिक्विडेशन, जब कंपनी खत्म होगी, जब कंपनी, तो ऑर्डिनरी वालों को बाद में मिलेगा, पहले किसको मिलेगा? और कॉमन सेंस की बात है, ऑर्डिनरी वाले ओनर्स हैं, ऑर्डिनरी वाले ओनर्स हैं, मालिक है। ओनर्स हैं कौन है? मालिक हैं। बच्चे ने कहा सर क्या ये लोग ओनर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर? नहीं, नॉट ओनर्स, स्ट्रिक्टली नो, स्ट्रिक्टली बिग नो। क्या इनके पास वोटिंग राइट्स होता है? कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, कोई वोटिंग राइट्स। सर इनका डिविडेंड कैसा होता है? इनका डिविडेंड होता है फिक्स रेट। क्या होता है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये देखो इस तरह होता है कुछ, यहां देखें, ये मैं लिख रहा हूं 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ $10 ईच, 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ $10 ईच। इसका मतलब क्या होगा? सामने देखें, कंपनी या आप लोग इंसान हो, इंसान इंडिविजुअल, आप लोगों को मैं एक कागज का टुकड़ा दूंगा और आप लोग मुझे दोगे $10। कितने दोगे? इसका मतलब मैं आपके $10 यूज कर रहा हूं ना, तो हर साल मैं आपको फिक्स कितना रिटर्न दूंगा? $10 का 7%, यानी $0.7 आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा। मोर और लेस बताऊं, सूद की तरह। मोर और लेस क्या है?
इंटरेस्ट की तरह आपको बिल्कुल फिक्स डिविडेंड मिलता रहेगा, फिक्स डिविडेंड मिलता रहेगा, फिक्स डिविडेंड मिलता रहेगा। सही है। तो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड रेट होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। अब अगर हमसे कोई बोले इन दोनों में फर्क बताओ, देखो अब आमने सामने में फर्क बता रहा हूं। ऑर्डिनरी वाले ओनर्स हैं, यस। प्रेफरेंस वाले नहीं। ऑर्डिनरी वालों का वोटिंग राइट्स हैं, यस। प्रेफरेंस वालों के पास ऑर्डिनरी वालों का डिविडेंड फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड फिक्स है। पक्का? हाँ, ये फर्क जहन में रखना। फिर बोलो, फिर रिकॉल कर लो। ऑर्डिनरी ओनर है, प्रेफरेंस ओनर दूसरा। ऑर्डिनरी वालों के पास वोटिंग राइट्स हैं, यस। प्रेफरेंस वालों का वोटिंग राइट्स नंबर 3। ऑर्डिनरी वालों का डिविडेंड क्या है? फिक्स, सॉरी नॉट फिक्स, और जबकि प्रेफरेंस का फिक्स्ड। पक्का? पक्की बात। अब एक तीसरा नाम है जिसका नाम है डिबेंचर्स। तीसरा नाम है डिबेंचर्स। क्या नाम है? तीसरा नाम है डिबेंचर्स। तीसरा नाम क्या है? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या चीजें बताऊं? पहले कंपनी को छोड़ दो। एक आम आदमी, मैं इंडिविजुअल हूं, बिजनेस कर रहा हूं ना, अगर मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं भी लोन लेता हूं ना। एक आम आदमी को भी अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो आम आदमी लोन लेता है। हाँ, तो इसी तरह लिमिटेड कंपनी को भी कई बार पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो भी लोन लेती है। वो भी क्या लेती है? तो इधर देखें, जिस कागज के टुकड़े पे लिख कर लोन लिया जाता है, जिस पीस ऑफ पेपर पे लिख के क्या लिया जाता है, उस कागज के टुकड़े को, उस मुआहदे को बोलते हैं डिबेंचर। उस मुआहदे को क्या बोलते हैं? जिस पीस ऑफ पेपर पे लिख के लोन लिया जाता है उस पीस ऑफ पेपर को कहा जाता है डिबेंचर। क्या कहते हैं? डिबेंचर। राइट। तो कंपनी लोन लेगी जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डिबेंचर। और डिबेंचर को लोन नोट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़े। कंपनी गेट लोन थ्रू डिबेंचर्स। कंपनी गेट लोन थ्रू। सर इसका भी रेट क्या फिक्स होता है? हाँ, 10%, 15%, 12% कुछ एक रिटर्न कंपनी दे रही होती है। कंपनी रिटर्न दे रही होती है। कंपनी क्या दे रही होती है? लोन वालों को एक फिक्स परसेंटेज दे रही होती है। लोन वालों को क्या दे रही होती है? फिक्स परसेंटेज दे रही होती है। कंपनी अपने लोन, जिनसे लोन लेती है, उनको एक फिक्स परसेंटेज रिटर्न दे रही होती है। तो अब 3 नाम है। कितने नाम है? पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। तीनों में से ओनर सिर्फ एक ही है। तीनों में से ओनर कौन है? एक ही है। उसका नाम क्या है? ऑर्डिनरी वाला ओनर है। ऑर्डिनरी वाला कौन है? इसके अलावा कोई ओनर नहीं है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ओनर है। हाँ, अच्छा एक मिनट यहां देखें, मैं ये बीच की चीज रब कर रहा हूं, ये आपने कॉपी कर लिया। एक सेकेंड, ये कंपनी है, ये है कंपनी, ये एक इंसान है। इसके बाद पैसे पड़े। ये कंपनी में 3 तरह पैसे लगा सकता है। ये कंपनी में 3 तरीके से पैसे लगा सकता है। एक मिनट, ये चाहे तो कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद सकता है। ये चाहे तो कंपनी क्या खरीद सकता है? बोलो, ऑर्डिनरी शेयर्स। ये चाहे तो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स, और ये चाहे तो कंपनी के डिबेंचर्स भी खरीद सकता है। हाँ, ये आम आदमी चाहे तो कंपनी में 3 तरह पैसे लगा सकता है। एक, ऑर्डिनरी शेयर्स के जरिए। नंबर 2, बोलो भाई, प्रेफरेंस शेयर्स। और नंबर 3, डिबेंचर्स। नंबर 1 ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर्स, और नंबर 3 डिबेंचर्स। अब सुनो, अगर ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो ये मालिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा। इसके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे, ये सब चीजें होंगी। हाँ, लेकिन फिर इसको डिविडेंड फिक्स, और यही डिविडेंड फिक्स ना मिलना, ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा। तो याद रखना, अगर आप ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दिस इज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। दिस इज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। अब सेकंड इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो ये लो रिस्क है, क्योंकि इसमें आपको पता है आपका रिटर्न फिक्स है। आपका रिटर्न क्या है? लेकिन प्रेफरेंस शेयर में कोई ओनरशिप। और तीसरी चीज क्या है? अगर आप डिबेंचर्स यानी कंपनी को लोन देते हो, कंपनी को क्या देते हो, तो भी अगेन आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। अगेन आपको क्या मिलेगा? और इसमें भी ओनरशिप। एक कॉमन सेंस की बात बोलूं, देखो, मैं कंपनी को छोड़ो, इंसान पे रख के समझो। आज अगर मुझे अपने इस इंस्टीट्यूट को एक्सपेंड करना है, मुझे इसकी एक और ब्रांच खोलनी है, तो पैसे चाहिए होंगे ना, फाइनेंस चाहिए। तो मैंने क्या करा? मैंने समिट बैंक से जाके लोन ले लिया। समिट बैंक या किसी बैंक से क्या ले लिया? तो जिस बैंक ने मुझे लोन दिया है वो यहाँ की ओनर थोड़ी बनी है, ओनर नहीं बनी, लोन देने वाला ओनर। बस उसको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट फिक्स दे दूंगा, दैट्स इट। वो लोग ओनर। तो जो हमें लोन देते हैं प्यारे बच्चों, वो हमारे इदारे के ओनर नहीं बन जाते। सही? पक्की बात?
ऐसा ही है। तो तीन नाम बताए, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, एक और एक डिबेंचर्स। ओनर कौन है? सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। सिर्फ कौन है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और डिबेंचर्स वाले ओनर्स हरगिज नहीं है। डिबेंचर्स वाले ओनर्स हरगिज नहीं है। हाँ, अच्छा, जिसमें दम होता है ना वो ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदता है। ऑर्डिनरी शेयर्स एक गर्म मार्केट होती है भाई, यूं यूं अभी आजकल देखो ना, रोज यूं, अभी जरा मार्केट खोल के तो देखो क्या हाल चल रहा है, एकदम अप डाउन चल रहा है। नहीं और आजकल बड़े कमाने के भी दिन है, यानी एक दिन में शेयर प्राइस बहुत ज्यादा मूव हो रही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हर जगह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अनसर्टेनिटी हर जगह बहुत एक्सट्रीम बढ़ गई है। तो अनसर्टेन एनवायरमेंट में एकदम कभी नीचे जाती है मार्केट, कभी ऊपर जाती है, एकदम न्यूज फ्लक्चुएट हो रही होती है। तो ये कमाने का मौका भी होता है, बहरहाल खतरनाक भी होता है ये। हाँ, तो अगर जिसमें रिस्क लेने का दम है वो कहा जाता है? ऑर्डिनरी में। हाँ, और जिसमें रिस्क लेने का दम वो कहा जाएगा? प्रेफरेंस और डिबेंचर्स। वैसे इस वक्त मैंने शायद कल आप लोगों को भी बताया था, किसको बताया था पता नहीं, इस वक्त जो हालात है ना, अब जो बुराई चल गई है ना दुनिया में, उसके उस बुराई का नतीजा क्या है? दुनिया रिसेशन में जा रही है। यानी बिजनेसेस पे लोगों का एतबार उठ रहा है। बिजनेसेस तो चलना ही बंद हो रहे हैं ना, अब तो बिल्कुल रुकेंगे, बिजनेस बिल्कुल पॉज हो जाएंगे ना भाई। कल रात के आखिरी अनाउंसमेंट ये सुनी है कि पूरा इटली, अब एक सिटी नहीं, पूरा इटली ब्लॉक कर दिया। बोला घर से ही नहीं निकलो, भाग जाओ, खत्म, फ्रीज हो गई लाइफ। यानी इकोनॉमी पूरी बैठ गई। सोचो ना, बिजनेसेस की ऐसी की तैसी हो गई, समझ लो। तो इस वक्त लोग शेयर्स से भागते हैं, इस वक्त शेयर्स से। अब शेयर्स मार्केट दुनिया भर की गिरेंगी। अब जिस चीज पे लोग जाएंगे वो फिक्स इनकम। अब क्या है? अब फिक्स इनकम अट्रैक्टिव हो जाएगी। फिक्स इनकम अट्रैक्टिव हो जाएगी, यानी जो डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव होगी। और दूसरा मैंने आपको बताया था गोल्ड। दूसरा क्या है कि जब दुनिया में सब तरफ बुराई आती है ना, तो लोगों का एक ही उस एसेट पे एतबार है जो असल एसेट है। क्या है वो? गोल्ड। हाँ जी, पक्का। और गोल्ड वाकई ऊपर भी जा रहा है, आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं यहां इस तरफ मूव करता हूं। मैं बिल्कुल अब मैं किस लेवल पे जाऊंगा? तो बेबी लेवल पे चले जाऊंगा एक कॉन्सेप्ट देने के लिए। आप लोगों ने जब अकाउंटिंग पढ़ी थी, मेरे ख्याल से जब अकाउंटिंग शुरू की थी, तो अक्सर और बेशतर दूसरी क्लास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें टीचर अकाउंटिंग इक्वेशन तक पहुंच जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन A इज इक्वल टू सी प्लस, और टीचर आपको यूं बताते हैं, देखें सुने, रिसोर्सेज, ये चारों तरफ ये चारों तरफ रिसोर्सेज नजर आ रही हैं, ये जादू से नहीं आई हैं, इसके पीछे कोई ना कोई है। सीधी बात है ना, रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। या तो पीछे सेट मौजूद है, ओनर मौजूद है, या लोन, या तो A इज इक्वल टू सी प्लस एल, ये बचपन में पढ़ा है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तवज्जो इधर। और इसी A इज इक्वल टू सी प्लस एल के जरिए आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो। तो देखो, बैलेंस शीट की एक साइड होती है एसेट साइड। क्या साइड होती है? माना उसमें नॉन करंट और करंट दोनों एसेट होते हैं, लेकिन आप ये तो मान रहे हो ना कि एसेट तो है ना, तो मैंने दो लिख दिए, एनसी और करंट एसेट। लेकिन अभी इससे परेशान नहीं हो, इससे परेशान समझ लो, ये टोटल एसेट है कितने हैं? अब ये 50,000, या तो ओनर इसके पीछे बैठा हुआ है कैपिटल, अगर ओनर ये लेकर आया है तो क्या है? या फिर लाइबिलिटी होगी, या फिर क्या होगी? पक्की बात है। अच्छा, कैपिटल का आसान लफ्जों में मतलब यह है कि ओनर की वेल्थ, ओनर का हिस्सा बिजनेस में, ओनर का हिस्सा। जैसे ये रूम बस हमारा बिजनेस है, समझ लो। इस रूम में ये सारे एसेट 1 लाख रुपए के हैं, ये सारी रिसोर्सेज जो नजर आ रही हैं 1 लाख की हैं। 1 मिनट। और इस 1 लाख में से 70 मैं लेकर आया, अभी शुरू किया, लेटर से 1 मिनट पहले बिजनेस। 1 लाख के सारे एसेट हैं, इसमें से 70,000 मैं लेकर आया और 30,000 मैंने किसी बैंक से लोन लिए हैं। तो मेरा हिस्सा कितना है? 70, और वही कैपिटल है। वही क्या है? यहां तक दिमाग चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। अब मेरी तरफ तो देखें, अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसके लिए थोड़ी सी बुनियादी अकाउंटिंग आनी चाहिए, और ये भी हम लोग बचपन में कितनों को तो मैंने खुद लिखवाया अपने हाथों से। भाई ये जो कैपिटल है ना, इसको बढ़ाने के 2 मेजर तरीके हैं। कैपिटल को बढ़ाने के पहला तरीका, सेठ घर जाए और घर से इन्वेस्टमेंट लेके बिजनेस में डालना शुरू करे। घर से इन्वेस्टमेंट यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जब वो घर जाके लेकर आएगा तो उससे बिजनेस बढ़ेगा। तो एक चीज है इनिशियल, 1 मिनट यहां लिख रहा हूं, इनिशियली जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा ओनर, उससे कैपिटल बढ़ता है ना। यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ओनर जब भी घर जाएगा, पैसे लेकर आएगा, तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ाने का एक और तरीका यह है, 1 मिनट, नेट प्रॉफिट। क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिजनेस को जितना नफा होता है, नफा भी सेट का है, नफा बैंक वालों का किसी का नहीं। नेट प्रॉफिट जो आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग जो बचता है वो भी तो ओनर का है। और याद करो, 1 मिनट, सिर्फ याद दहानी के लिए बोल रहा हूं, परेशान नहीं होना। बचपन में एक टॉपिक तुम लोगों ने, कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स।
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में टीचर ने आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखवाया तो था कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एट नेट प्रॉफिट। हाँ, तो जितना नफा होता है उसकी वजह से भी कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल, ये कैपिटल बढ़ाने के दो तरीके हैं और ओरली सुन लो कैपिटल घटाने के भी दो तरीके हैं। एक ड्राइंग्स, एक क्या है भाई देखो, आप बिजनेस में पैसा लेकर आ रहे हो तो कैपिटल बढ़ रहा है, आप वही पैसा यहां से बिजनेस से निकालने शुरू कर दो तो ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल पक्का। ये तुम्हारे बचपन के FA1 के रजिस्टर की दूसरी क्लास में लिखवाए हुए हैं कुछ बच्चों को। और कैपिटल घटाने का एक और तरीका भी है, लॉस। क्या है? क्योंकि जितना नेट लॉस होगा वो भी सेट को ही बेयर करना है, वो भी ओनर को ही। तो कैपिटल बढ़ाने के कितने तरीके हैं? दो। नंबर 1 इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है और बाद में नेट प्रॉफिट से बढ़ता है। बाद में, ये बात बिल्कुल लॉक है। हाँ, अब मैं जरा यूनिफॉर्म सिर्फ चेंज कर रहा हूं, सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज कर रहा हूं। एक मिनट इधर 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 इधर, मैं पढ़ा रहा हूं कंपनी। क्या पढ़ा रहा हूं? कंपनी में ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब जो सेट के ओनर के घर से आ रही है, उसके नाम ये है, उसका नाम मैं लिख रहा हूं। देखो सिर्फ नाम लिख रहा हूं भाई। उसका नाम है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। क्या नाम है? और एक नाम होता है शेयर प्रीमियम। क्या नाम होता है? ये दोनों समझ लो वो चीजें हैं जो इनिशियली सेट के घर से आती हैं। ये दोनों वो चीजें हैं जो इनिशियली सेट के घर से आती हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और थोड़ी देर में इसकी तफसील भी बताऊंगा, सिर्फ अभी नाम लिखें। और बाद में विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रॉफिट, बाद में विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रॉफिट से क्या बनता है? प्रॉफिट से भी कैपिटल बनता है ना, उसका नाम होता है क्या नाम होता है? उसका नाम होता है रिटेन अर्निंग। यार ये रिटेन अर्निंग कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, इसके नाम को पढ़ के फील करो, सिर्फ सोचो। अर्निंग्स को इधर, अर्निंग्स को रिटेन कर लेना। अर्निंग्स का मतलब प्रॉफिट, अर्निंग्स का मतलब प्रॉफिट को जमा कर लेना, प्रॉफिट को। तो आप यूं सोचो, एक मिनट, मेरा बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ था, तो ईयर के स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना, बिजनेस अभी शुरू हुआ है। इस एक साल में मैंने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। हाँ, और 10 लाख में से 1 रुपया भी ओनर्स को वापस नहीं किया, सारा का सारा जमा कर लिया, सारा का सारा। तो ऑटोमेटिकली कैपिटल बढ़ नहीं जाएगा, तो रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दो तरीके से कैपिटल बढ़ता है। देखो ये दो शाखें बनाई हैं। पहली शाख जब सेठों के घर से, ओनर के घर से पैसा आता है, जब ओनर के घर से, बोलो। और बाद में जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट आप जितना जमा करते जाते हो उससे भी कैपिटल बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अगर प्रॉफिट घर ले जाओगे, प्रॉफिट, तो डेफिनेटली फिर ये काम होता जाएगा। हाँ जी, जिसको आप लोग बचपन में बोलते थे ड्राइंग्स। क्या बोलते थे? अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रांग हो। बचपन में जिस चीज को तुम ड्राइंग्स बोलते थे ना, आज थोड़े बड़े होके उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिविडेंड। मैं चुप हूं, सोचो पहले, तोलो। दिमाग में एक तराजू भी दिया अल्लाह ने, तोलो। बचपन में जिस चीज को क्या बोलते थे, आज बड़े होके उसी का नाम क्या है? पहले सबर करो, सबर से क्यों, दलील दो। ड्राइंग्स क्या था? एक मिनट यार, ड्राइंग्स में ये होता था बिजनेस से पैसे निकाल के ओनर के घर, ओनर के घर, हाँ, पड़ोसी के, यानी ओनर। बिजनेस से पैसे निकले ओनर के घर, बिजनेस से पैसे निकले ओनर के घर, बिजनेस से पैसे निकले ओनर के घर, यही ड्राइंग्स था। ईमानदारी की बात है, अब ओनर कौन है? शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, सॉरी। अब ओनर कौन है? तो अब ऑर्डिनरी डिविडेंड क्या है? वही आप पैसे निकाल के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को तो दे रहे होते हो। पैसे निकाल के किसको दे रहे होते हो? तो जो चीज बचपन में ड्राइंग्स के नाम से पड़ी थी, जो चीज बचपन में किस नाम से पड़ी थी, बोलो, वो आज ऑर्डिनरी डिविडेंड है। वो आज क्या है? ऐसा ही है। और अब भूलना नहीं, कैपिटल को बढ़ाने के दो तरीके बता दिए। पहला तरीका ऑर्डिनरी, पहला तरीका ये कि इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है, और दूसरा बाद में जो प्रॉफिट होता है उससे बढ़ता है। और कंपनी की दुनिया में इनिशियल इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? और बाद का? सही सही सही। एक सेकेंड होल्ड यार, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया है? पहले कर लिया है? अच्छा जी, अब इधर देखना है। अब ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं अलग अलग, उन पे 3-3 लाइंस लिखती हैं। दो टर्मिनोलॉजीज हैं अलग अलग, उन पे कुछ लाइंस लिखती हैं। आप देखें यहां एक वर्ड क्या है? फेस वैल्यू पर शेयर। क्या नाम है भाई, बोलो? फेस वैल्यू पर शेयर। फेस वैल्यू को एक और नाम भी होता है, मैं लिख देता हूं पार वैल्यू। क्या लिखते हैं? इसका एक और नाम भी, वो भी लिख लो, पार वैल्यू पर शेयर। पार वैल्यू पर शेयर, दोनों नाम पता होना चाहिए। एक नाम है इसका
चले जी, इधर देखें, इसका एक नाम क्या है फेस वैल्यू पर शेयर और दूसरा नाम क्या है पार वैल्यू पर शेयर। इधर 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 फेस वैल्यू का लफ्जी तर्जुमा क्या है बताऊं? अगर आप एक प्रिंटेड शेयर देखें ना, तो उस शेयर पे जो कीमत लिखी होती है ना, जो वैल्यू लिखी होती है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू पर शेयर। क्या बोलते हैं सर? ये वैल्यू क्या फिक्स होती है? हाँ, ये बाय लॉ मुल्क की गवर्नमेंट की तरफ से ये फिक्स वैल्यू होती है। बाय लॉ मुल्क की गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान, आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, इधर देखें, पाकिस्तान में अगर आप देखें ना तो फेस वैल्यू ₹10 है। कितनी है हमारे यहाँ फेस वैल्यू? क्या है? ₹10 पर शेयर, ₹10। और अब तीसरी लाइन सबसे अहम है, सुनो। कंपनी ऑलवेज रिकॉर्ड इट्स शेयर कैपिटल एट फेस वैल्यू। कंपनी जब भी नए शेयर इशू करती है, कंपनी जब भी नए शेयर, तो हमेशा अपना जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है उसको फेस वैल्यू यानी पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है। कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? एक बार फिर पढ़ो, फेस वैल्यू या पार वैल्यू का मतलब क्या है? जो आप अगर किसी भी कंपनी का प्रिंटेड शेयर देखें तो उस शेयर के फेस पे जो वैल्यू लिखी होती है, प्रिंटेड शेयर पे जो वैल्यू लिखी होती है, उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। ये मुल्क की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, लॉ की तरफ से फिक्स होती है। पाकिस्तान में कितनी है? ₹10 पर शेयर। दुनिया के किसी मुल्क में $1 पर शेयर है, कहीं $2 पर शेयर है। हर मुल्क की अपनी अपनी है, उस मुल्क की गवर्नमेंट के हिसाब से, राइट। और कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो हमेशा अपने शेयर कैपिटल को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है? फेस वैल्यू। किस पे रिकॉर्ड करती है? तो ये तो वो वैल्यू है जो फिक्स है। ये तो बाय लॉ क्या है? एक और नीचे प्राइस लिखी, नीचे पढ़ो, नीचे क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर। इसको जरा सा दिमाग में डालो और प्रोसेस करो। मार्केट प्राइस पर यानी शेयर की प्राइस मार्केट में, शेयर की प्राइस बाजार में, शेयर की प्राइस मार्केट में। शेयर्स की मार्केट कौन सी होती है? स्टॉक एक्सचेंज। शेयर्स की मार्केट कौन सी होती है? स्टॉक एक्सचेंज। यानी शेयर्स की प्राइस स्टॉक मार्केट में, एक एक शेयर स्टॉक मार्केट में कितने का बिक रहा है? स्टॉक मार्केट में। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बोलूं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्टॉक मार्केट में अभी आप खोल के देख लो, शेयर प्राइस हर सेकंड चेंज हो रही होती है। कभी ₹10, फिर 10.1 होगी, फिर 10.2, फिर 9.9। बार बार डिमांड सप्लाई के हिसाब से क्या हो रही होती है? मूव कर रही होती है। बच्चे ने कहा एक कंपनी की शेयर प्राइस यानी स्टॉक मार्केट की जो शेयर प्राइस है वो किन चीजों पे डिपेंडेंट है? किन चीजों पे? वो तो हजारों फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग उस कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस, उस कंपनी की अपनी उस मुल्क के हालात, हाँ, ऊंच नीच, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई पॉलिटिकल हालात खराब हुए कुछ, तो वो हजारों चीजों पे डिपेंडेंट होती है और उनके साथ अप डाउन हो रही थी, उनके साथ क्या हो रही होती है? तो मार्केट प्राइस पर शेयर अल्लाह के बंदो फिक्स नहीं होती, वो दिन में 1000 बार चेंज होती है। रोज अभी स्टॉक मार्केट खोल के देख लो, बार बार चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। जबकि तवज्जो, फेस वैल्यू पर शेयर जो है वो फिक्स बाय लॉ है, फिक्स बाय लॉ है। अब मैं आपके सामने एक बार शेयर इशू करके दिखाता हूं, एक शेयर इशू करके ट्रांजैक्शन दिखाता हूं। सुनो, देखें, एक कंपनी है। अच्छा, एक और चीज सीखो, एक होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, क्या डिसीजन होता है? और एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। एक होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन और एक क्या होता है? सुनना, समझ जाओगे। मुझे आज किसी ने बोला कि आप जाएं दुबई में जाके एक इंस्टीट्यूट खोल लें, आप जाके दुबई में जाके एक इंस्टीट्यूट खोल लें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं फिजिबिलिटी चेक करूंगा, क्या दुबई में वाकई इंस्टीट्यूट खोलने का फायदा भी है या नहीं है। तो मैं दुबई की मार्केट पूरी स्टडी करूंगा, मैं वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट देखूंगा, लोगों की अवेयरनेस देखूंगा, वहां की फीसेस देखूंगा, बहुत सारी चीजें देखूंगा। हाँ, तो ये जो डिसीजन ले रहा हूं ना, ये मैं इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा, एक बार मेरी तरफ इधर देखो, एक बार मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया, हाँ भाई दुबई में कैंपस। अब मेरा अगला डिसीजन होगा फाइनेंसिंग। क्या होगा? भाई दुबई में कैंपस खोलने के लिए पैसे चाहिए ना, तो अब वो पैसे या तो ओनर खुद अरेंज करेगा, इक्विटी, ओनर खुद अरेंज करता है तो क्या है? इक्विटी यानी कैपिटल। और दूसरा रास्ता है लोन। दूसरा रास्ता क्या है? लोन। तो ये जो सेकंड डिसीजन मैं आपको बता रहा हूं, ये फाइनेंसिंग डिसीजन है। क्या है? ये दिमाग में जा रही है बात? थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, समझ जाओगे, होशियार बच्चे हो यार। अब अगली बात सुनो, सामने हो, देखो, अज्यूम करते हैं कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यस आया, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब अगला डिसीजन क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। तो बोर्ड बैठा, तो बोर्ड ने कहा एक काम करते हैं, लोन नहीं लेते, लोन बल्कि शेयर इशू करते हैं। क्या करते हैं? तो ऑर्डिनरी शेयर इशू करेंगे तो मालिकों की तरफ से पैसा आएगा ना। हाँ, डिसीजन ले लिया। अब इधर देखें, इधर सामने देखें, सामने तो देख लो, आपको लिखा हुआ है कि इन्होंने मार्केट प्राइस हमारे शेयर की चल रही थी, ये देखो, मार्केट प्राइस चल रही थी $10। कितनी चल रही थी? और हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होती है वो है $1, वो है $। सर ये दोनों में फर्क हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, ये समझ लो, ये तो फिक्स वैल्यू है और ये वैल्यू तो रोज चेंज होती है और कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से $10 तक पहुंच गई है। हाँ, राइट। अब जरा दिमाग से सोचो,
हमने सोचा है कि हम नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स सब देख लो इशूड हम करेंगे 5000, कितने, हम जो नए शेयर इशू करेंगे 5000 शेयर्स इशू करेंगे, सब देख लें। हाँ भाई, जो नए शेयर्स हम इशू करने के कितने। अच्छा, हम क्या ऐसे ही लोगों को फ्री में दे देंगे, पैसे लेंगे, हमें तो पैसे चाहिए ना बेटा, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हम अब इस शेयर इशू की एक इशू प्राइस भी तो रखेंगे, क्या रखेंगे। अब बताएं, बाजार में स्टॉक मार्केट में लोग हमारा शेयर कितने में खरीदने को तैयार है, इसका मतलब हमारे शेयर की $10 की औकात है। हर आम आदमी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट में लोग खरीद और बेच रहे हैं ना। तो मैंने क्या करा बताऊं, मैंने कहा जब मेरे शेयर लोग $10 में खरीद रहे हैं तो मैं $10 में इशू करूंगा ना, पागल थोड़ी जो एक में कर दूं। भाई मेरे शेयर की औकात $10 है, तो मैंने क्या करा, इधर देखो, मैंने इशू प्राइस इधर देख लें, इशू प्राइस कितनी रखी है, $10 कितनी रखी है। अब यहां एक चीज सीख लो भाई, सब यहां देख के एक चीज सीख लो, क्या इशू प्राइस मैंने फेस वैल्यू से ज्यादा रखी है ना, कितनी, इसको बोलते हैं शेयर प्रीमियम। क्या बोलते हैं, शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। हाँ हाँ जी, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम, इज कॉल्ड, यानी फेस वैल्यू से जितनी ज्यादा इशू प्राइस होगी उस एक्स्ट्रा को बोलेंगे शेयर प्रीमियम। क्या बोलेंगे, तो इशू प्राइस कितनी रखी है 10 और फेस वैल्यू 1, तो शेयर प्रीमियम कितना है $9, राइट। ये डील ऊपर नजर आ रही है, शेयर कितने इशू कर रहे हैं। अब मैं पहली एंट्री और बहुत बच्चों वाली एंट्री आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, आप यहां देख लें और फिर आप 3 बार मुझे बना के दे देना, बस 3। कंपनी ने नए शेयर कितने इशू किए हैं, एक शेयर पे पैसा कितना है, आवाज ही नहीं है यार, 5000 शेयर इशू किए और एक शेयर पे $10 आया, 5000 शेयर इशू किए और एक शेयर पे, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 10, 5000 मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल पैसे 50,000 आए होंगे। टोटल पैसे कितने आए होंगे, तो पैसे आते हैं तो अपना बैंक या कैश डेबिट होता है, पैसे आते हैं तो अपना बैंक या कैश, तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, बैंक डेबिट 50,000, बैंक डेबिट 50,000, यही है। हाँ अच्छा, ये पैसे कहां से आए, पड़ोसियों के घर से या ओनर के, ओनर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आर दी ओनर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आर दी। तो आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन में पहली एंट्री जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टीचर पढ़ाता है वो यही होती है कि ओनर के घर से पैसा है, ओनर के घर से, तो ओनर के घर से पैसा है तो कैपिटल बढ़ता है ना, तो अब मुझे शेयर कैपिटल को बढ़ाना होगा ना। ये लाइन पढ़ो, फेस वैल्यू, एक मिनट, कितने शेयर इशू किए हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू 5000 शेयर है, एक शेयर की फेस वैल्यू 1 है, 5000 इंटू 1, तो मैं यहां लिखूंगा, इधर देखो, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 5000। अच्छा, आज के बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का पूरा नाम मैंने लिखा OS, इतना यार टाइम लगता है प्लीज, OSC, कितने से, बच्चे ने कहा उस्ताद डबल एंट्री बैलेंस नहीं है, डबल एंट्री बैलेंस, मैंने कहा 1 मिनट मुझे पता है, एक एक शेयर पे प्रीमियम कितना है $9, और शेयर कितने 5000 इंटू 9, शेयर प्रीमियम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से। ये शेयर इशू की एंट्री है, किसकी एंट्री है। अच्छा, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एक चीज सिखाई थी कि ओनर की जो वेल्थ होती है, यानी ओनर का जो कैपिटल होता है वो 2 तरीके से बढ़ता है। किस तरीके से बढ़ता है, एक तो, और एक बाद में प्रॉफिट, याद है, पक्का याद है, एक सेकेंड होल्ड। इस वक्त ये जो पैसे आए किसके घर से आए, ओनर के ना, तो ओनर के घर से पैसा आ रहा है तो देखो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, इस डब्बे में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम डाला था, इस डब्बे में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम डाला था। हाँ जी, तो माय डियर स्टूडेंट, ये शेयर इशू की एंट्री है। जब भी आप ऑर्डिनरी शेयर इशू करते हो तो आपके पास बदले में क्या आएगा, पैसा आएगा, तो पैसा डेबिट, पैसा, और ऑब्वियस सी बात है ये पैसा ओनर से आया, किससे आया, तो इक्विटी, आपकी इक्विटी क्रेडिट होगी जिसमें शेयर कैपिटल होगा और शेयर प्रीमियम होगा, शेयर कैपिटल होगा और शेयर कैपिटल किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, फेस वैल्यू, किस पे, शेयर कैपिटल बाय लॉ किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, फेस वैल्यू, और जो एक्स्ट्रा है, जो ओवर है वो क्या है, शेयर प्रीमियम है। ओवर क्या है, प्लीज नोट, थैंक यू।
बेटा जी ये दो सवाल आपके सामने, पहले ये दोनों करें, दोनों की एंट्रीज बनाएं, सिर्फ एंट्रीज बनाएं, इन दोनों सवालात की एंट्रीज बना लें। कर लिया, स्टार्ट करें। बेटा 3 सवाल आपके सामने, तीनों की एंट्रीज बनाओ। देखो जरूरी है या आगे कहीं बीच में बनाने आगे फंस जाओगे। तीनों की डबल एंट्री बना लो, बात मान लो, बात मान लो प्लीज, बात मान लो। हाँ भाई कर लिया। बेटा प्लीज तीनों एंट्रीज बनाए, बात माने, बात माने, आराम से बनेंगी एंट्री यार। पैसे को डेबिट करो, करो करो, एक्टिव हो जाओ यार, वरना बाद में कहीं बीच में फंसोगे। कंसोलिडेशन के बीच में कहीं एंट्रीज आएंगी, वहां एक दूसरे की शक्लें मत देखना। अभी कर लो यार। चलें फर्स्ट एंट्री बना दूं। बेटा यहां देखें, इशू प्राइस है $5 और फेस वैल्यू कितनी है $2। प्रीमियम कितना आया? $3 आया। ऐसा ही है। अब पहले की एंट्री बना रहा हूं यार। आप कितने शेयर इशू कर रहे हो और एक शेयर पे पैसा कितना आ रहा है? 3000 मल्टीप्लाई बाय 5। ये देखो बेटा, बैंक पैसे आया तो बैंक डेबिट कितना? 15। हाँ भाई। अच्छा एक मिनट, ये पैसे कहां किसके घर से आ रहे हैं? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के घर से आएगा तो इक्विटी कैपिटल बढ़ेगा। तो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट डैश वैल्यू, फेस वैल्यू। किस वैल्यू पे? फेस वैल्यू। तो $2 की फेस वैल्यू और शेयर्स हैं 3000। 3000 मल्टीप्लाई बाय 2, OSC 6000 आया। और अब एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊं, इधर ही से डिफरेंस ले लेना। इधर ही से क्या ले लो? 15 और 6 का डिफरेंस कितना है? 9000। ये आ गया प्रीमियम। हाँ कर लिया। बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। हाँ कंफर्म।
किसी ने किया था ये? बेटा प्लीज माय डियर स्टूडेंट, अब सेकंड $8 की शेयर प्राइस है, इशू प्राइस क्या है $8 और फेस वैल्यू कितनी है? तो $7.5 का प्रीमियम है, $7.5 का क्या है प्रीमियम है। अच्छा बेटा कितने शेयर आप इशू कर रहे हो? और एक शेयर पे $8 का कैश आ रहा है, 4000 शेयर इशू कर रहे हो, एक शेयर पे $8 का कैश आ रहा है, 4000 टाइम्स 8, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा 32,000 से, बैंक डेबिट हो जाएगा कितने से? 32,000 से, 32,000 से। अच्छा बेटा शेयर होल्डर के घर से पैसा आ रहा है तो कैपिटल बढ़ना चाहिए, इक्विटी बढ़नी चाहिए, तो कितने 4000 शेयर हैं, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2000। अच्छा बेटा इन दोनों का डिफरेंस ले लो, प्रीमियम 30,000, प्रीमियम कितना आया? किसी ने किया था ये? कर लिया था? पक्की बात है? हाँ अब हाँ भाई तीसरे में क्या होगा, एक मिनट यहां से देख लो, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 72, बैंक डेबिट होगा 72 से, बैंक डेबिट हो जाएगा 72 से। हाँ भाई अच्छा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 12,000 इंटू 48,000 से शेयर कैपिटल, और प्रीमियम 24,000 से शेयर प्रीमियम। यही है, किसी अल्लाह के बंदे ने ये एंट्री बनाई थी? हाँ सही कर लिया था। हाँ भाई क्या मैं ये बोलो, पक्की बात है ना? अच्छा अब देखो कहीं भी, अब देखो अगले जो सफर है ना उसमें कहीं भी शेयर इशू की बात आ जाए, कहीं भी बीच में आ जाए, तो आपको याद होना चाहिए शेयर कैपिटल जब भी बैलेंस शीट में है वो फेस वैल्यू पर रिकॉर्डेड है। किस पे रिकॉर्डेड है? वो फेस वैल्यू पर रिकॉर्डेड है। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट, ऐसा ही है। हाँ पक्का? एक छोटी सी बात जहन में आई है, शेयर कर रहा हूं, अगर आपको ये शेयर कैपिटल गिवन है, एंट्री को देखो, और साथ अलग से ये फेस वैल्यू गिवन है, ये शेयर कैपिटल गिवन है और ये फेस वैल्यू गिवन है, ये शेयर कैपिटल गिवन है और ये कोई बता सकता है नंबर ऑफ शेयर्स? उसको ना देखो, तो शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इतना तो आना चाहिए यार, बड़े हो गए, दाढ़ी मूछे पता नहीं क्या क्या, क्या लोग हो यार, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं यार माशाल्लाह यार। अब यार इतनी भी मैथ्स नहीं आती तो तुम दुकान पे भी काम नहीं कर सकोगे। प्यारे बच्चों ये शेयर कैपिटल है क्या लोग हो यार तुम लोग अजीब। शेयर कैपिटल है और ये फेस वैल्यू है, शेयर कैपिटल और ये क्या है, तो 48,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 12,000 शेयर आ जाएंगे। क्या लोग है? हाँ पक्की बात है बेटा। अब देखो एक मिनट, आपके सामने ऐसा होगा कि आपको ये डायरेक्ट एक बैलेंस शीट उठा के कोई बोलेगा ये लो पीस ऑफ पेपर, बैलेंस शीट दी और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल भी गिवन है और कहीं कोने पे फेस वैल्यू भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? तो और आपसे ही ऐसे ही अचानक से पूछेगा यार कि शेयर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, तो सीधा सा काम करना, शेयर कैपिटल न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में फेस वैल्यू, ठक आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। डन है? हाँ हाँ जी पक्का कैप वाले। अब एक आखिरी छोटा सा फलसफा बयान करना है और उसका नाम है रिवैल्यूएशन। क्या नाम है? मैं उसको अकाउंटिंग से हट के पहले एक देसी लैंग्वेज में समझाता हूं, रिवैल्यूएशन को तो आप आराम से समझ जाएंगे। इधर देखें, लेट अस से ये कैंपस जो है ना ये हमारा ओन्ड है, यहां देख रहे हैं ये कैंपस हमारा ओन्ड है और मैं इस कैंपस का अकेला ओनर हूं। बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझें, आज से 1 साल पहले हाँ मैंने ये कैंपस खरीदा था 1 करोड़ का, 1 करोड़ का बाय किया था, ठीक है, और मैं ओनर हूं इसका। इस 1 करोड़ में मैं अपने घर से 50 लाख लाया था, सामने देखें, और 50 लाख मैंने समिट बैंक से लोन लिया था, 50-50 मिलाए 1 करोड़ बने और 1 करोड़ का एक कैंपस खरीद लिया। पक्का? अल्लाह की शान, इस 1 साल में ये 2 करोड़ का हो गया, इसकी वैल्यू डबल हो गई। वैल्यू क्या हो गई? दिमाग से सोचना, बिजनेस सेंस अपना जिंदा करो। ये जो वैल्यू डबल हुई इसका फायदा मुझे होगा या समिट बैंक को? ओनर को होगा, उसको तो फिक्स इंटरेस्ट देने ना, मुझे समिट बैंक को तो 50 लाख रुपए फिक्स लौटाने। जो भी टॉप लगा, जो भी गेन हुआ वो सेट का है, क्योंकि रिस्क मैंने लिया था। नहीं समझे? तो यहां से एक सीधा सीधा मसला आपके सामने, आपने यूं मसला यूं आपने बाहर निकाल लिया, मसला सामने आ गया
कि कभी भी कोई एसेट रिवैल्यू होगा तो उसका फायदा सेठ को, ओनर को होगा, और ओनर को फायदा होने का मतलब कैपिटल बढ़ेगा। समझ गए? तो आज के बाद रिवैल्यूएशन गेन हो या रिवैल्यूएशन लॉस हो, अल्टीमेटली सेट को इफेक्ट पड़ता है। किसको इफेक्ट पड़ता है? लोन वालों को इफेक्ट, उनको तो फिक्स मिलने का है। डन? क्या मैं रब कर दूं? इधर बेटा, इधर देख लें, सामने देखें। क्या हुआ? हमने एक पीस ऑफ लैंड, जमीन जमीन $100 मिलियन की बाय की थी, यहाँ $100 मिलियन की बाय की थी, कहाँ? यहाँ ईयर 0 पे, ठीक है। और हमारे इदारे की पॉलिसी ये थी कि हम हमेशा उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? मार्केट वैल्यू। सही है, सामने देखें बेटा, एक साल बाद अल्लाह की शान $50 मिलियन से टॉप लग गया, यानी 100 मिलियन की चीज 150 मिलियन की हो गई। तो अब हमारी पॉलिसी क्या है कि हम हमेशा किस पे रिकॉर्ड करेंगे? तो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का मतलब हम इसको रिवैल्यू करेंगे। तो एसेट 100 से 150 का हो गया, 50 से ऊपर गया ना। सिंपल देखें, मैंने वैसे लॉजिक अभी यहां खड़े होकर दे दिए। स्टिल आपको इक्वेशन याद है, C इज इक्वल टू A माइनस L, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जब एक एंड से एसेट बढ़ेगा ना, तो दूसरे एंड से ये इक्विटी भी बढ़ेगी। सेट को फायदा होगा ना, लायबिलिटी वालों का इससे कोई लेना देना, लोन वालों को थोड़ी फायदा हुआ, फायदा तो ओनर को हुआ है। तो एक एंड से एसेट बढ़ेगा और दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ेगा। दूसरे एंड से क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा। बच्चे ने कहा इसकी डबल एंट्री बन जाएगी, बिल्कुल लॉजिकली बन जाएगी। इधर देखें, एक एंड से एसेट बढ़ रहा है, एसेट का नाम क्या है? तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। सामने देखें, तो आप यहां लिखेंगे जमीन को डेबिट कर दिया 50 मिलियन से, और सामने क्रेडिट, पक्की बात है कैपिटल ही होगा, क्रेडिट क्या होगा। लेकिन इस कैपिटल का पूरी दुनिया में एक स्पेशल नाम रख दिया, इस वाले कैपिटल का रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या नाम है? ये कैपिटल का हिस्सा है, ये इक्विटी का हिस्सा, लेकिन इसका एक नया नाम रख दिया पूरी दुनिया ने, रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या नाम रख दिया? तो यहां हम लिख देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। सही है। तो आज के बाद कभी भी एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होगा, क्या होगा? तो सीधी सी एंट्री बनेगी, जो भी एसेट रिवैल्यू हो रहा है उस एसेट को डेबिट करना, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, कॉमन सेंस। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, और फायदा ओनर को हुआ है, फायदा। तो सामने इक्विटी क्रेडिट होगी, और इस इक्विटी का नाम क्या रखा गया? अब कुछ मासूम भी बैठे हैं, एक मासूम खड़ा हुआ, बोला सर एक सवाल है। मैंने कहा पूछो। बोला सर एक मिनट, छुट्टी क्या? वो बात सुने, वैसे अब मास्क लगा के आना शुरू कर दो, हालात चेंज होते जा रहे हैं बहुत। तो पॉइंट ये है, नहीं वाकई इशारा कर रहा हूं, एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, यानी इक्विटी क्रेडिट मैंने किया। बच्चे ने, एक मासूम खड़ा, उसने बोला सर एसेट 50 मिलियन से ऊपर चले गया, बैठे बैठे ऊपर चले गया, फायदा है ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल फायदा है। तो बोला सर काइंडली आप एक एंट्री बना दो। मैंने कहा क्या? बोला एंट्री बना दो, लैंड डेबिट और पीएनएल यानी डायरेक्ट इनकम बुक कर दो। जमीन डेबिट और पीएनएल यानी इनकम बुक करके खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने उसको रोका। मैंने कहा यार ये प्रूडेंस एक कॉन्सेप्ट है, उसके अगेंस्ट होगा। किसके अगेंस्ट होगा? मैंने कहा ये अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज इधर देखो पड़े पड़े महंगी हुई है, जेब में कुछ भी नहीं आया अभी। जमीन पड़े पड़े महंगी हुई है, बिकी थोड़ी है, तो जेब में तो कुछ रियलाइज तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो दिस इज अनरियलाइज गेन, दिस इज, इसीलिए पीएनएल में लिखना गैर मुनासिब नामुनासिब बात है। हाँ, फिर मैं बोल रहा हूं, एक बार सुनो भाई, ये बच्चे ने बोला डायरेक्ट इनकम बुक कर दो, डायरेक्ट क्या बुक कर दो? मैंने कहा नहीं भाई, ये चीज पड़े पड़े बस महंगी हुई है, पड़े पड़े महंगी हुई, जेब में कुछ भी, रिवैल्यूएशन का मतलब पड़े पड़े महंगी हुई है, तो इसीलिए पीएनएल क्रेडिट करना मुनासिब बात। ठीक है, पक्का? प्लीज नोट, थैंक यू।
कर लिया। अब यहां देखें, चलो अब आप लोग एक एंट्री बनाए। आप लोग, मैंने एक एसेट बाय किया था 10,000 का, सब यहां देखें, और ये हो गया है 25,000 का। करो एंट्री बनाओ, बनाओ बनाओ जरा एक बार। पेन लिखोगे तो आपको जहन में बैठेगा, आगे जाके फंस जाओगे। हाँ हाँ वाकई एक दो बार लिखना होगा भाई, बिगनर्स हो, इस बात को मानो यार, इतना ज्यादा अपने दिमाग पे भरोसा मत करो। इतने मासूम बच्चे हैं यार, हंसी आती है बच्चों पे। एक बच्चे को मैंने ऑनलाइन लेक्चर दिया, वो ऑनलाइन लेक्चर इस वीडियो पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ये जो कैमरे पे, और उस पे पूरा ये बोर्ड आता है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर आता है, यानी जैसे आप लोग देख रहे हैं उसी तरह वो देखेगा। इतना बड़ा बेवकूफ है, कह रहा है मुझे राइटिंग ही नजर नहीं आ रही। मैं भी हैरान, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा तुम सेल फोन पे तो नहीं देख रहे? बोला हाँ। यार कोई यहाँ एक मिनट देखो, ये स्क्रीन नजर आ रही है, इस पे मुझे एक एक चीज यहां से भी नजर आ रही है। इतनी बड़ी स्क्रीन पे आप देखोगे सब नजर आएगा, एवरीथिंग। अब ऑनलाइन पढ़ रहा और मोबाइल पे देख रहा है, कोई ये फिल्में गाने थोड़ी हैं। वैसे ही पढ़ाई में इंसान का इंटरेस्ट कम होता है। हाँ, पढ़ाई में वैसे ही इंटरेस्ट कम होता है और इतनी सी स्क्रीन पे देख रहे हो। एक बात याद रखना, कभी एक नहीं यार, हर चीज सिखानी पड़ती, क्या करें ये भाई साहब। आप खुदा के लिए एक बात सुनो, आप लोगों को भी कभी अगर ये लेक्चर्स कभी कोई किसी क्लास में सुना, मोबाइल फोन पे देखने का नहीं है भाई, ये मोबाइल फोन से और दीन के काम करो। प्लीज बेटा, लैपटॉप या आईपैड या कोई इतनी स्क्रीन होनी चाहिए जिसमें आप देखें, ताकि आपको नजर तो आए व्हाइट बोर्ड। अजीब यार माशाल्लाह। अब बात सुने, इसकी एंट्री क्या बनाई? लैंड डेबिट और रिवॉल्यूशन रिजर्व कितने से? एक सेकंड। अब आपने एक एसेट बाय किया 10,000 का, कितने का बाय किया? और एक साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 7,500। कितनी हो गई? अब वैल्यू गिर गई। आराम से, सुकून, आराम प्लीज। 10,000 का एसेट लिया और 7,500 का हो गया। एक सेकंड, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या प्रूडेंस क्या बोलता था? कि जो अच्छाई है ना, अच्छाई को लेट से लेट बुक करो, जब तक वो हो ना जाए तब तक बुक। लेकिन बुराई के बारे में जैसे ही पता लगे ना, 1 सेकंड में शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दो, बुराई को 1 सेकंड में शेयर होल्डर पे। तो अब देखो 10,000 से कितने पे आया है, तो ये बुराई है ना, तो अब इसको 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट करेंगे। अब एंट्री क्या बनेगी बताओ तो देखें, प्रॉफिट एंड लॉस यानी एक्सपेंस डेबिट कितना? 2500। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है? एक्सपेंस डेबिट। और एसेट कितने से कम हुआ है? एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। लो एसेट क्रेडिट, नहीं समझे? 1 सेकंड, इससे पहले वाला केस क्या था? वो अपवर्ड अच्छाई थी। क्या थी? अपवर्ड रिवॉल्यूशन बेनिफिट था। तो बेनिफिट उस वक्त तक बुक नहीं हो सकता, बेनिफिट इनकम स्टेटमेंट में उस वक्त तक बुक नहीं हो सकता जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। जबकि इस बार क्या है? बुराई है। इस बार क्या है? तो बुराई 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट करो। 1 सेकंड में क्या करो? तो इसकी एंट्री मैंने बनाई है, एक्सपेंस डेबिट और जमीन। सही है जी। तो सिर्फ 2 बातें जहन में रखनी है रिवॉल्यूशन की। पहली, अपवर्ड रिवॉल्यूशन होगी तो आप कहां बुक करोगे? रिजर्व में। कहां बुक करोगे? और डाउनवर्ड होगी तो 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट। 1 सेकंड में, पक्की बात है? हाँ जी। बहरहाल चलो, ये सेकंड बात अगर जहन में नहीं भी रख सकते तो छोड़ दो। मैं रिवॉल्यूशन की हमारी 2-3 क्लासेस अलग से सेपरेट हैं, 3 क्लासेस का एक टॉपिक है ये। इधर देखो, आप सिर्फ ये जहन में रख लो, अपवर्ड रिवॉल्यूशन। सिर्फ क्या रख लो? एक एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होगा तो उसकी वजह से ओनर को बेनिफिट हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है? तो सिंपली ओनर का रिवैल्यूएशन रिजर्व यानी इक्विटी क्रेडिट होगी और एसेट डेबिट हो जाएगा। एसेट क्या हो जाएगा भाई? ऐसे नहीं, थोड़ा सा अदब से, अदब। यहां देखें, आज हमने जो डिस्कशन किया, मैं एक शॉर्ट सी समरी दे रहा हूं, सुन लें। मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, कंपनी और कंट्री को कंपेयर किया। सही। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स बताया। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कौन है? रियल ओनर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कौन है?
रियल ओनर्स ऑफ कंपनी है, याद है, इनके पास वोटिंग राइट्स है, इनके पास क्या है, वोटिंग राइट्स हैं। इन ये लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, दो वजह से, एक कैपिटल गेन और दूसरा ऑर्डिनरी, और इनका ऑर्डिनरी डिविडेंड कोई फिक्स नहीं है, कंपनी की मर्जी है, चाहे $1 दे, $10 दे, चाहे कुछ भी ना दे और कई सालों तक ना दे। हाँ, यही वजह है कि ऑर्डिनरी शेयर में इन्वेस्टमेंट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। ऑर्डिनरी शेयर की इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, भूलना नहीं। अच्छा, दूसरा कौन सा है, प्रेफरेंस। क्या है, प्रेफरेंस। देख लो बेटा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको जहन में बैठ जाएगा प्लीज। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस का लफ्जी तर्जुमा है तरजीह देना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑर्डिनरी पर तरजीह दी जाती है, याद है। हाँ, अब फिर मैंने कहा था प्रेफरेंस वाले ओनर, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स और उनके डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स है। हाँ, याद है। तीसरे लोग थे डिबेंचर्स। तीसरे लोग क्या थे, डिबेंचर्स। आसान लफ्जों में, कंपनी जिस कागज के टुकड़े पे लिख के लोन लेती है, जिस पीस ऑफ पेपर पे लिख के, उस कागज के टुकड़े का नाम है डिबेंचर्स। क्या नाम है, डिबेंचर्स, राइट। अब ये तीनों वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट, तो आम आदमी अगर ऑर्डिनरी शेयर खरीदेगा तो ओनर बनेगा, लेकिन ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में पैसे लगाएगा तो ओनर नहीं बनेगा, लेकिन वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है, क्योंकि उसका रिटर्न फिक्स है। उसका रिटर्न क्या है, उसका फिक्स रिटर्न है, उसका फिक्स रिटर्न है। हाँ, सही। फिर मैंने आपको ये बैलेंस शीट लिख के इसमें से कुछ एक्सप्लेन किया। इस बैलेंस शीट, एक मिनट, इस बैलेंस शीट से आपको एक्सप्लेन किया, ऐसा ही था। हाँ जी, कि भाई एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल के एक रास्ता क्या है कि ओनर के घर से आए, और दूसरा रास्ता क्या है, पक्का। एक सेकंड बेटा, आराम से बैठे, इतना जल्दी ना करें यार, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता यार, ये इससे नियतें पता लग जाती हैं। अब फिर किस्सा सुना दूंगा, ज्यादा हरकतें करोगे, कोई ना कोई आएगा। अब बात सुने, अरे हाँ किस्सा सुना देते हैं, चलो। नहीं, ये जो आप लोग इस तरह जल्दबाजी करते हैं ना, उससे इंसान का जो एक्ट है ना, अमल, उससे आपके दिल की हालत का पता लग जाता है। ये हकीकत कह रहा हूं, करीब 1000 साल पुराना ये किस्सा लिखा हुआ है, ये पक्का, ये रियल किस्सा है। एक मस्जिद थी, उसमें एक बंदा बड़ा दीनदार था, बड़ा सूफी साफी बन के घूमता था, सबसे बड़ा हट कट के। अब जरा सुने यार, एक मिनट। तो एक दिन मस्जिद के इमाम साहब छुट्टी पे चले गए, कहीं चले गए, नहीं आए। तो अब लोगों ने कहा कि यार नमाज कौन पढ़ाएगा, तो सबने कहा यार ये बंदा बड़ा नेक बन के आता था, तो सबने उसको बोला यार आप प्लीज नमाज पढ़ा लें, आप पढ़ा लें। इसने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लोगों ने फिर जिद किया, यार आप ही सबसे नेक है, आप ही करा लें। तो इसने क्या कहा बताऊं, इसने कहा कि मुझे डर लगता है कि मैं नमाज शुरू करूं और एंड होने से पहले मैं मर ही ना जाऊं। क्या बोला, कि मैं नमाज स्टार्ट करूं और एंड होने से पहले। अब जब इसने ये बोला तो अब तो पूरी मस्जिद पीछे पड़ गई कि यार ये तो सबसे नेक आदमी है, क्योंकि इसको अपनी मौत इतनी याद है, इसको अपनी डेथ इतनी याद है कि कह रहा है नमाज शुरू करूं और एंड होने से पहले। और पूरी मस्जिद पीछे लगी, बोलो यार अब आप नहीं पढ़ानी है। तो जब सबने बहुत फोर्स किया ना, तो ये आगे जो इमाम साहब का मसला है वहां आगे बढ़ा और उसने एक डायलॉग बोला। इसने कहा ठीक है, मैं ये नमाज तो पढ़ा लेता हूं, लेकिन अगली नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। ये नमाज तो पढ़ा लेता हूं, अगली। तो पीछे एक बंदा खड़ा था, उसने कॉलर से पकड़ा, बोला चलो वापस आ जाओ। बोला वापस आ जाओ, अब नहीं पढ़ानी। क्यों, अभी कह रहा था कि नमाज स्टार्ट हो और एंड होने से पहले मैं मर ही ना जाऊं, और अभी कह रहा है कि अगली नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं अगली नमाज तक जिंदा होने का यकीन है ना। तो बोला बेटा ये ड्रामेबाजी अब आपकी खत्म हो गई, आ जाए वापस। पता लग गया ना, अमल से पता लग जाता है ना। तो इंसान का जो एक्ट है ना वो बता देता है, थोड़ी देर में कहानी पता लग जाती है। प्लीज कंफ्यूजन ये है कि अमल ऐसा रखो जो अलाइंड हो, या फिर इतना लेवल का झूठ बोलो कि कोई पकड़ ना सके। अब सामने देख लें इधर, भाई साहब एक मिनट, मैं आपके सामने ये एसओएफपी नजर आ रही है, इसको जरा सा रीडिजाइन कर देता हूं ताकि आप एक डॉक्यूमेंट पूरा हो जाए। एसओएफपी को जरा सा रीडिजाइन कर देता हूं, ये मुमकिन है। एक मिनट, इसको रब किया, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप बिगिनर थे, अब आप डिफरेंट हो चुके हो। बैलेंस शीट की पहली साइड होती है एसेट साइड। क्या है, एसेट साइड। एसेट्स का मतलब रिसोर्सेज, एसेट्स का मतलब रिसोर्सेज का मतलब ये नजर आ रहा है कि कंपनी ने अपने पैसे लगाए कहां हैं। कंपनी ने पैसे, तो कंपनी ने नॉन करंट एसेट में 20,000 लगाए और करंट एसेट में, तो ये साइड बताती है पैसे लगे कहां हैं, पैसे, और ये साइड बताती है वो पैसे जनरेट कहां से हुए हैं। वो पैसे जनरेट
सेटों से जनरेट हुए, सेटों से जनरेट हुए या लोन से, सेटों से या ऐसा ही है। अब एक सेकंड, आज के बाद ये वाला जो एक मिनट, यहां एक पैकेट होता है इक्विटी का, यहां ओनर, तो ओनर के पैकेट में एक चीज आ सकती है ऑर्डिनरी शेयर, अभी पढ़ाया था ना, एक चीज आ सकती है शेयर प्रीमियम। ये दोनों क्या चीज थी जो इनिशियली ओनर के घर से आती थी, भूल गए, अभी तो पढ़ाई है यार। ये दोनों वो चीजें जो इनिशियली ओनर के घर से आती थी, याद है? अच्छा, इसी की एक और चीज इसमें अभी हमने पढ़ी थी, रिटेन अर्निंग। क्या थी? रिटेन अर्निंग, बाद का प्रॉफिट, बाद का, ये सब इक्विटी का पैकेट का हिस्सा है। और एक नई चीज जो आपने पढ़ी है वो था रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या नाम था? तो इधर देखें, सामने देखें, रिवैल्यूएशन रिजर्व। और एक है आखिरी चीज रिटेन अर्निंग। ये क्या है? माय डियर स्टूडेंट, ये सब कुछ मिला के ये है इक्विटी का पैकेट। ये वाला जो पैकेट है ना, ये इक्विटी का पैकेट है, जिसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, बोलो। दूसरा, तीसरा रिवैल्यूएशन रिजर्व। तीसरा क्या है? रिवैल्यूएशन रिजर्व भी ओनर का है ना भाई। अगर जमीन यानी कोई एसेट्स ऊपर नीचे हुए तो उसका बेनिफिट भी तो ओनर का है। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग क्या है? प्रॉफिट, ये भी ओनर का, ये भी किसका है? तो ये सारी चीजें इक्विटी के पैकेट में आती हैं। प्लस एक और चीज क्या है? लायबिलिटीज। हाँ, प्लस एक और चीज क्या है? लायबिलिटीज वाले ओनर। तो बेटा देखें, एसेट साइड ये बताती है कि पैसा लगा कहां है, और दूसरी जो साइड है ना इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, वो ये बताती है वो पैसा जनरेट कहां से हुआ है, वो पैसा जनरेट। तो याद रखना भाई, ये देखें, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी जो शेयर होल्डर के घर से आई थी, याद है? रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी कभार आ सकता है अगर प्रॉपर्टीज एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं, एसेट्स। और आखिरी चीज क्या है? रिटेन अर्निंग। आखिरी चीज क्या है? तो ये एक बैलेंस शीट आपके सामने कभी भी आ सकती है, याद रखना। एसेट्स, ये इक्विटीज, इक्विटीज का मतलब ओनर, ओनर की चीज, ये ओनर की वेल्थ है, सब किसका है? ये पूरा पैकेट ओनर्स का है, ये पूरा पैकेट किसका है? और बाकी है लायबिलिटीज, बाकी क्या है? सही। अब मैं अगली मुलाकात में, मेरी तरफ देखें, अगली मुलाकात में मैं आते ही अब सिर्फ कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा, पूरी गुफ्तगू प्रॉपर कंसोलिडेशन पे होगी। एक रिक्वेस्ट है, एक 5 मिनट या 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट में इसको एक नजर देख लेना। जो लोग, जो ए लेवल्स वाले नहीं है, ए लेवल्स वालों ने तो इसको देख देख के थक चुके हैं, जो ए लेवल वाले नहीं है वो इसको एक नजर यूं घुमा लेना बस, ठीक है? और आपकी बुक, एक मिनट, बुक दिखाना, बुक खरीदी है? ये नहीं, ये तो पुरानी, चलो ये भी सही है, एक मिनट दिखा बेटा। ये आपके एक पतली सी नाजुक, एक मिनट भाई, ये उठा लेते हैं, ये उठा दे यार भाई। ये एक नाजुक सी बुक है, हार्डली 1 पाव की होगी, इससे ज्यादा वजनी एक तो दही होती है यार, 1 पाव दही खरीदो, वो वजनी है, इससे कुछ भी नहीं है बेटा। ये बुक आपके पास कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट मीटिंग कब है? थर्सडे वाली क्लास में ये लेकर आना। और एक और चीज आपके पास होनी चाहिए, कैप्लन की एग्जाम किट, नई वाली, न्यू कैप्लन की न्यू एग्जाम किट आपके पास होनी चाहिए। बस ये 2 डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने हैं हर क्लास में, बेशक मैं कराऊं या ना कराऊं, मैं यूज करूं ना करूं। एक ये पतली सी दुबली पतली, ये एक बुक, और एक कैप्लन की एग्जाम किट। सही है, अब हम नेक्स्ट मीटिंग में कंसल्टेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।